नमस्कार बच्चों, मैं सीमा मीना। आज जो हमारा चर्चा का जो विषय है वो है प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास। हमने पिछले व्याख्यान में भी रंगभूमि उपन्यास का जो कथानक है उस पर चर्चा की थी और मैंने बताया था कि इस वातावरण में यानी कि कोरोना काल में रंगभूमि उपन्यास जो काफ़ी विस्तृत है उसका संपूर्ण अध्ययन तो हम नहीं कर सकते, तो उसका जो संक्षिप्त कथानक है उस पर हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी और आज हम रंगभूमि उपन्यास की समीक्षा करेंगे। इस विषय पर आज हमारा जो चर्चा है वो इसी विषय पर आधारित होगी। तो जो रंगभूमि उपन्यास है मुख्य रूप से जो अंधे का भिखारी सूरदास हैं उनको लेकर रची गई है, जो अपनी गांव की ज़मीन के लिए मरते दम तक लड़ता रहता है, क्योंकि वो अपनी ज़मीन को अपने पुरखों की यादगार समझता है। उसकी ज़मीन पर जो जान सेवक नाम व्यक्ति है वो अपना कारखाना बनाना चाहता है, लेकिन वहाँ गांव के जानवर भी चरते हैं। सूरदास वह ज़मीन बेचने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि यह ज़मीन गांव के सभी लोगों के काम आए। वह बड़ा सहृदय और परोपकारी व्यक्ति है। वह सुभागी यानी कि उस गांव की एक स्त्री होती है जिसका पति है जो उसे मारता रहता है, और जब पूरा गांव उसकी सहायता करने से इनकार कर देता है तो सूरदास उसे अपने घर में लाकर उसे आश्रय देते हैं और उसकी सहायता करते हैं। तो वो उसे अपने घर में टिका लेते हैं, जबकि उसका पति भैरव उसे बहुत मारता है। लोग सूरदास को इसलिए बदनाम भी करते हैं और कुछ सलाह भी देते हैं कि वह ज़मीन बेच दे, लेकिन वह अपनी बात पर अटल रहता है। झूठे मुकदमे में जेल हो जाती है। जनता उसका जुर्माना भरकर उसे छुड़ा लाती है, क्योंकि जनता जानती है कि जो सूरदास हैं वो बहुत सहृदय और परोपकारी व्यक्ति हैं, क्योंकि वो गांव का भला चाहते हैं। तो जो रंगभूमि उपन्यास है जो उसकी भूमि औद्योगिक सभ्यता पर, यानी यहाँ पर जो प्रेमचंद जी हैं उन्होंने औद्योगिक विकास का प्रश्न उठाया है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि औद्योगिक सभ्यता जब विकसित होती है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा वातावरण है, जो हमारी इंसानियत है, उसमें थोड़े दुर्गुणों का प्रभाव होता है। उनको प्रेमचंद जी का मानना था कि जो ग्रामीण जीवन है बहुत सरल और स्वच्छ है, स्वच्छंद है। उसमें जब औद्योगिक सभ्यता का प्रवेश होता है, उसमें जब औद्योगिकरण आता है तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि वहाँ जो जनता है, वहाँ जो लोग रहते हैं, उनका नैतिक पतन शुरू हो जाता है। यानी कि जब औद्योगिक सभ्यता जटिल होती है, पूंजीवाद का केंद्रीकरण होता है, तो मजदूरों का और वहाँ की रहने वाली जो जनता है उनमें दुर्गुण विकसित होने लगते हैं। ग्रामीण जीवन और कृषि के व्यवसाय को प्रेमचंद ने औद्योगिकता की अपेक्षा श्रेष्ठ स्थान देना चाहा। उनका मानना है जो ग्रामीण जीवन है वही श्रेष्ठ है। आकार की दृष्टि से मैंने बताया था कि प्रेमचंद जी का बहुत बड़ा उपन्यास है और इसी कारण से हम इसका बहुत ही संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं। रंगभूमि का संबंध ठेठ हिंदुस्तानी जनता से है। उसे किसी विदेशी कृति नकल या अनुप्राणित समझना भ्रम है। प्रेमचंद जी की पैनी निगाह देख रही थी कि हिंदुस्तान की जनता लड़ रही है बिना किसी पार्टी की मदद के, बिना किसी राजनीतिक नेता की सलाह का फ़ायदा उठाए। ये जो 1924-25 का जो बीच लिखा गया उपन्यास है, जब हिंदुस्तान में बड़े बड़े नेता की तरफ से राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन ना हो रहा था, जब अंग्रेज कहते थे कि देश में शांति है, तब भी सूरदास लड़ रहा था और मृत्यु शैया से पुकार रहा था कि फिर, क्योंकि सूरदास ने हारना नहीं सीखा था। जब जब उसका अंत समय आता है तब भी वो यही कहते हैं कि हम फिर लड़ेंगे, जरा दम लेने दो, ये भारत की अजय जनता का स्वर था। तो जो प्रेमचंद जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो भारत की जनता है, जो भारत का ग्रामीण परिवेश है, वो बहुत जुझारू और बहुत ही मेहनतकश लोग हैं। क्योंकि सूरदास के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कहलवाया है कि वहाँ का जो गांव में औद्योगिकरण अगर आएगा, जो क्या बोलते हैं उसको, जब ये सभ्यता, पूंजीवादी सभ्यता जब विकसित होगी, वहाँ जब कारखाने बनेंगे तो गांव में दुराचार अनाचार फैलेगा।
कुंवर भरत सिंह का भी विचार है कि तंबाकू की खेती हुई तो अनाज यहाँ पर महंगा हो जाएगा, यानी जिस चीज़ की कमी होती है वो महंगाई बढ़ जाती है। जान सेवक के ताल्लुकात एक तरफ कुंवर भरत सिंह जैसे ताल्लुकादारों से हैं तो दूसरी तरफ क्लार्क जैसे अंग्रेज हकीमों से थे। दोनों के साथ मिलकर वह अपना काम निकालना चाहता था। कहने को कहता है, हमारी जाति का उद्धार कला कौशल और उद्योगों की उन्नति में है। वास्तव में वह लूट का जाल रचता है। इसमें जमींदार और अंग्रेज भी शामिल रहते हैं। क्लार्क को वह अपनी लड़की सोफिया भी देने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने दिल में स्वीकार करता है, तुमने देश की व्यावसायिक उन्नति के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए यह प्रयत्न किया है। यानी कहने का मतलब यह है कि सूरदास जी कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग और जो जमींदार वर्ग है वो आपस में एक दूसरे अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। और जो ग्रामीण जनता है यानी जो गांव के लोग हैं वो उनको बरगलाकर वो उनसे अपना कार्य निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी कहना चाहते हैं कि औद्योगिकरण का अगर विकास होगा तो लोगों में सद्गुण और सद्वृत्तियों का नष्ट हो जाएंगी और गांव में जो अनाचार फैलेगा वो तो है ही, क्योंकि वो वहाँ पर वो जो स्त्री होती है उसको भी वो लोग जो स्त्री है उसको भी वो लोग जो वहाँ पर कई सारे एक लड़के इकट्ठे होते हैं और वो इस पर तानाकसी करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है जो उस कारण से दूषित हो गया था, जो औद्योगिक सभ्यता वहाँ पर विकसित हुई थी। तो प्रेमचंद यहाँ कहना चाहते हैं कि उनका मानना है कि छोटी छोटी घटनाओं को लेकर लंबे लंबे जो उन्होंने व्याख्यान दिए हैं उनके माध्यम से सूरदास जो प्रेमचंद जी हैं वो पांडेपुर के ग्रामवासियों की उनकी आपस में झगड़ों की लंबी चौड़ी कथा इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने कहलवाई है, जो बहुत प्रासंगिक नहीं कही जा सकती। सूरदास के चरित्र को स्पष्ट करने के लिए अथवा ग्रामीण जीवन की तुलना में औद्योगिक सभ्यता और श्रमिकों के रहन सहन का हवाला देने के लिए कुछ थोड़े से चुने हुए दृश्यों के माध्यम से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो प्रेमचंद जी हैं वो रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिक जीवन और कृषि जीवन की तुलना करते हैं और जो कृषि जीवन है उसको श्रेष्ठ मानते हैं। औद्योगिकता के दुर्गुणों को उनके दूषणों को स्पष्ट रूप से यहाँ कहते हैं और कहते हैं स्पष्ट स्मरण रखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जब रंगभूमि उपन्यास लिखा गया था तो प्रेमचंद जी के जो आंदोलन हैं वो अब राजनीति में चल रहे थे, यानी कि अब भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए यानी संपूर्ण जो भारतीय जनता है वो गांधी जी के साथ लड़ रही थी। और प्रेमचंद जी भी गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे, उनके आदर्शों के अनुयायी थे और पूंजी केंद्रीकरण के पक्षपाती नहीं थे। इसके साथ ही वह स्वयं गांव में रहने वाले थे और ग्रामीण जीवन की कतिपय विशेषताओं के पृष्ठपोषक थे। इसके अतिरिक्त वह परंपरागत नैतिक आदर्शों के भी समर्थक थे और औद्योगिक सभ्यता से उत्पन्न होने वाली नैतिक उच्छृंखलता से संकित भी रहते थे। यह क्योंकि उनका मानना था कि भारत है जो कृषि प्रधान देश है और इस देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर औद्योगिकता का वो विरोध करते हैं। यद्यपि प्रेमचंद ने इस संबंध में विचार सम्मत हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो औद्योगिकरण की जो नीति थी वो पूरी तरह से दुर्गुणों से लैस थी, ऐसा नहीं है। भारतीय औद्योगिकरण की अपनी उपयोगिता भी हैं, साथ ही नए औद्योगिक जीवन के कतिपय अनिवार्य दोष भी हैं और कुछ गुण भी हैं। प्रेमचंद ने उनकी त्रुटियों और कमजोरियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। प्रेमचंद ने इस प्रश्न की इस दृष्टि से विचार किया कि व्यक्ति के अधिकारों को उसकी इच्छा के विरुद्ध छीना नहीं जा सकता। जैसे कि जो जान सेवक नामक व्यक्ति है, इसमें जो प्रेमचंद की जो सूरदास की जो ज़मीन होती है, जो उसके पुरखों की ज़मीन है, उसको ज़बरदस्ती उससे छीन लेना चाहता है और जब वो नहीं देता है तो उसे एक झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है और कई तरह के कोई ऐसे षड्यंत्र रचकर वो उनसे उस ज़मीन को लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों को उसकी इच्छा के विरुद्ध छीना नहीं जा सकता। किसी भी शासन तंत्र को यह अधिकार नहीं है कि वह व्यक्तिगत संपत्ति का अपहरण करे। ऐसे विचारों को ही रंगभूमि में उन्होंने स्थान दिया है।
जो उनकी प्रगतिशील चेतना का परिचायक है। रंगभूमि में धार्मिक स्वातंत्र्य और स्वच्छंद धार्मिकता का भी प्रचार किया गया है। विशेषकर सोफिया और विनय के संबंध को लेकर ये विचार उपस्थित किए गए हैं। जबकि जानसेवर उनकी पत्नी तथा पिता ईसा धर्म की वैधानिक पद्धतियों के कट्टर अनुयायी हैं, तब सोफिया और उसके भाई प्रभु सेवक धर्म संबंधी उदार भावनाओं और आदर्शों की हिमायत करते हैं। दूसरे पक्ष में जाह्नवी हिंदू धर्म की जातीय कट्टरता का प्रतिनिधित्व करती है। वह अपने पुत्र विनय का विवाह सोफिया से करने में हिचकती है, परंतु आगे चलकर जाह्नवी के विचार बहुत कुछ बदल जाते हैं और वह उन दोनों के परिणय संबंध को स्वीकार कर लेती है। राजनीतिक क्षेत्र में नरम विचारों के प्रतिनिधि राजा महेंद्र कुमार और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जन आंदोलन चलाने वाले विनय और सूरदास आदि के बीच भी विचार विनिमय होता रहता है। महेंद्र कुमार सरकार और जनता के बीच समझौते के मार्ग का अनुसरण करते हैं। वह सामूहिक आंदोलन के विरुद्ध हैं, परंतु प्रेमचंद ने उनके नरम विचारों का समर्थन नहीं किया, क्योंकि प्रेमचंद जी उस समय गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे और वो चाहते थे कि हमें सिर्फ अहिंसा के माध्यम से, यानी कि हमें क्रूरता नहीं करनी है, लेकिन किसी कीमत पर भी हमें आज़ादी चाहिए। देशी राज्यों की राजनीति के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया है। उदयपुर के दीवान साहब वहाँ के महाराजा पॉलिटिकल एजेंट क्लार्क और लोक नेता विनय के बीच समय समय पर जो वार्ताएं हुई हैं, वे इस विषय की प्रेमचंद की विचारना को स्पष्ट कर देती हैं। वीरपाल सिंह अराजकतावादी और उग्र विचारों के प्रचारक हैं। विनय राजनीति में इस प्रकार की उग्रता और हिंसा के प्रयोग को अनुचित बतलाते हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो प्रेमचंद जी थे वो गांधी जी से प्रभावित थे और गांधी जी अहिंसात्मक जो आंदोलन थे उनके यानी अहिंसा आंदोलन उन्होंने चलाया और वो अहिंसा के पुजारी थे। उसी तरह से जो प्रेमचंद जी हैं वो भी राजनीति में उग्रता और हिंसा को अनुचित मानते हैं। इस कारण उन्हें कुछ समय तक जनता का क्रोध भाजन भी बनना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर गांधी जी को विरोध का सामना करना पड़ा, किंतु प्रेमचंद विनय की ही नीति के पक्षपाती प्रतीत होते हैं। इस उपन्यास में प्रेमचंद की एक मर्मग्राहिणी विचार दृष्टि भी देखी जाती है, जो राजनीतिक गतिविधियों का उचित विश्लेषण कर देती है। प्रेमचंद ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नकली आदर्शमुखता का ही उद्घाटन नहीं किया, उस द्वंद्व का भी यथार्थ स्वरूप दिखा दिया है, जिसके एक और बड़े पूंजीपति, उद्योग संचालक, जमींदार, ऊंचे पेशों वाले लोग हैं और दूसरी ओर है निरावलंब जनता और उसका पक्ष लेकर विपत्तियां उठाने वाले कुछ त्यागी पुरुष, जैसे कि जो सूरदास हैं वो पूरी तरह से जनता के लिए लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वो अंत में कहते हैं कि हम हारे नहीं हैं, हमारा हार नहीं हो सकती, क्योंकि हमें लड़ने का जज्बा है और हम फिर लड़ेंगे। अगर हम हारे हैं तो हम फिर लड़ेंगे। और यही भारत की जनता है कि वो कभी भी जो हार नहीं मानती और एक ना एक दिन अपना जो स्वतः है, जो अपना अधिकार है, उसे लेकर ही रहती है। क्योंकि प्रेमचंद जी ने सूरदास का एक गुण बताया है, वो कहते हैं कि अन्याय देखकर उससे ना रहा जाता था, अनीति उसके लिए असह्य थी। यानी कि वो अन्याय अनीति को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता था और इसी कारण से वो जान सेवक से किसी कीमत पर भी नहीं डरता, भले ही वो जेल चला जाता है। सोफिया के माध्यम से मानवतावादी विचारों की यहाँ उल्लेख किया गया है। वह धर्म के बंधन नहीं मानती। रंगभूमि शायद हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें एक ईसाई लड़की और एक हिंदू लड़के का प्रेम दिखाया गया है। प्रेमचंद जी प्रेम संबंध को धार्मिक पाबंदियों से ऊंची चीज मानते थे, यानी कि वो प्रेम संबंध में, विवाह संबंध में जाति प्रथा को नहीं मानते। और जिस प्रकार हमारे भारत पर जैसे हमारे अंग्रेजों का दोहरा जुल्म चल रहा था, जिसको सहने के लिए भारतीय जनता मजबूर थी, ठीक वैसे ही प्रेमचंद जी ने अपने जो रंगभूमि उपन्यास है उसमें दिखाया है कि जो जान सेवक नामक व्यक्ति है, उनके साथ जो जमींदार हैं, उनके साथ जो ऊंचे पेशे वाले लोग हैं, वो सभी मिलकर जो भारतीय जो जनता है, वहाँ के जो मजदूर हैं, उनको वो लोग अपने यानी कि कुछ चक्रों में फंसाकर वो उन्हें ठगना चाहते हैं, वो उन्हें उनके अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में भविष्य की ओर देखते हुए तमाम हिंदुस्तान की जनता की तरफ से अंग्रेजी राज को चुनौती देते हुए सूरदास से कहलवाया, फिर खेलेंगे, जरा दम ले,
जरा दम लेने दे, क्योंकि प्रेमचंद जो प्रेमचंद जी के माध्यम से वो सूरदास से कहलवाते हैं कि जो भारतीय जनता है वो कैसी है, कर्मठ है, वो कभी हार नहीं मानती। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।